हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे ख्याल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई कर रहे हैं और ट्राई करने के बाद ही ये लेक्चर आप देख रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, और आप भी देखिए कि कहाँ आपको प्रॉब्लम गई है, कहाँ आपने गलती की है। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन आप ऑलरेडी कर चुके हैं। हो सकता है एक आध कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हो जो कि आपके लिए नया हो। चलिए देखते हैं। सबसे पहला, गुड्स कॉस्टिंग 500 गिवन एज चैरिटी। चैरिटी हमारे लिए क्या है? एक प्रकार से लॉस है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? चैरिटी लॉस है, तो हम लिखेंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। क्या जा रहा है आपके पास से? गुड्स जा रहे हैं। तो याद होगा आपको, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जब गुड्स हमारे पास से जाते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? बेच नहीं रहे हैं, हम डोनेट कर रहे हैं। तो मेरे को बताइए कि आपका जो लॉस हो रहा है वो कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है, परचेज प्राइस पे हो रहा है कि सेल प्राइस पे हो रहा है? ऑब्वियस सी बात है कि परचेज प्राइस पे ही होता है, कॉस्ट पे ही होता है। तो इसीलिए हम यहां लिखते हैं टू परचेजेस। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। यदि हमने सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो भी वहां टू परचेजेस होगा। लॉस बाय फायर हुआ है तो भी टू परचेजेस होगा। गुड्स का लॉस बाय फायर हुआ है, ठीक है, ऐसे नहीं। और उसके बाद यदि ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स लेके जाता है तो वहां पे भी टू परचेजेस होगा। याद रहेगी ये बात, है ना। इंपॉर्टेंट है, गलती नहीं होनी चाहिए एग्जाम में। ये 500 और ये 500, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू मयंक of 1 lakh payable 25% by check at the time of sale and balance after 30 days of sale। ध्यान दीजिएगा, हाँ। मैं यहां पे पहले आपको करके दिखा देता हूं। 1 लाख के गुड्स हम बेच रहे हैं, 25% जो है वो चेक से पेबल है सेल के समय, और बाकी आपको 30 डेज आफ्टर मिल रहा है। तो यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन नहीं है, यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन होगा। एक आप बेच रहे हैं, ठीक है ना, और दूसरा आपको 30 दिन बाद पैसा मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा। तो हमने गुड्स बेचे 1 लाख के, ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना। 1 लाख के गुड्स बेचे हैं जिसमें से पेबल 25% बाय चेक। तो इसमें से 25% का पेमेंट तो आपको चेक से तुरंत मिल जा रहा है। तो 25% बेटा होता है 25,000, और 75,000 जो है ये उधार में है। तो ये आपको मिल रहा है, तो चेक से मिल रहा है, तो मैं लिख सकता हूं बैंक अकाउंट डेबिट। देख लेते हैं ये चेक क्या हमने आगे चल के डिपॉजिट किया है क्या, कहीं लिखा है क्या? नहीं। इसका मतलब है हमने सेम डे डिपॉजिट किया है, इसीलिए मैं क्या लिख रहा हूं? बैंक अकाउंट डेबिट लिख रहा हूं। अगर ये चेक आगे चल के डिपॉजिट किया होता तो क्या लिखते, याद है आपको? चेक इन हैंड, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट किया। ये 75,000 आपको मयंक से अभी भी लेना बाकी है, तो मयंक का अकाउंट कर देंगे बेटा डेबिट। तो मयंक अकाउंट डेबिट। और ये आपकी हो रही है बेटा सेल, तो सेल्स को क्या करते हैं? क्रेडिट, क्योंकि गुड्स आपके पास से जा रहे हैं। तो ये तो हो गई एक एंट्री। देखो ध्यान देना, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं बैंक अकाउंट डेबिट, मिला 25,000। फिर हम यहां लिखते हैं मयंक अकाउंट डेबिट, जो कि हमको लेना है कितना? 75,000 टू सेल्स कितना है? 1 लाख। क्लियर है। अब दूसरा ट्रांजेक्शन 30 डेज आफ्टर हो रहा है। तो जब 30 डेज आपको बाद पैसे मिलेंगे तो उसकी भी एंट्री हम यहां पे कर देते हैं, मगर वो एक साथ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अलग दिन पे हो रही है। यहां पे डेट्स हालांकि दी नहीं है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू मयंक, मयंक से ही पैसे मिल रहे हैं तो मयंक अकाउंट क्रेडिट कर दिया। कितने मिल रहे हैं? 75,000। बेटा देखो, जर्नल एंट्रीज को थोड़ा सा समझने की भी कोशिश किया करो। मैं हर बार बताता हूं, हो सकता है आपको लगे कि मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं, मगर मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप जब जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं ना,
तो मैकेनिकल वे में नहीं कीजिए, आप दिमाग लगाइए भी साथ ही साथ। जैसे कि मयंक अकाउंट डेबिट किया, तो मतलब मयंक से यहाँ पे हमको अब पैसे लेने हैं, क्योंकि मयंक का अकाउंट था नहीं, अभी आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। डेबिट कर दिया तो अब मयंक का डेबिट बैलेंस हो गया, मतलब मयंक से 75,000 लेने हैं। और जैसे ही क्रेडिट कर दिया तो मयंक का अकाउंट क्लोज हो गया, डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया। तो ये थोड़ा सा आप दिमाग भी लगाते रहा करो जब आप जनरल एंट्रीज पास करते हो, ठीक है। अब आ जाओ अगले ट्रांजेक्शन पे। रिसीव्ड 975 फ्रॉम हरि कृष्णा इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 1000। जहां भी आपको याद होगा कि सेटलमेंट है वहां पे डिस्काउंट है, हाँ या ना, याद आ रहा है। जहां पे भी सेटलमेंट है वहां पे डिस्काउंट है। तो इसका मतलब है कि आप हरि कृष्णा का 1000 का अकाउंट सेटल कर रहे हैं, तो हरि कृष्णा का अकाउंट तो क्रेडिट होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना, यहाँ पे थोड़ा सा अपने दिमाग को तकलीफ लो। हरि कृष्णा का अकाउंट सेटल कर रहे हैं, है ना, उससे पैसे लेने थे तभी तो वो पैसे दे रहे हैं हमको। तो लेने थे तो हरि कृष्णा से कितने पैसे लेने रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है 1000। तो उसका कौन सा बैलेंस रहा होगा, डेबिट बैलेंस रहा होगा। अभी जब पैसे मिल जाएंगे तो हम जब उसका अकाउंट सेटल करेंगे तो उसका अकाउंट क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, तभी तो अकाउंट सेटल होता है, हाँ या ना, ठीक है। अब देखो, अब आपको पैसे मिल रहे हैं तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पैसे आ रहे हैं हमारे पास, तो हमने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट, कितना 975। और आप 1000 के बजाय 975 लेके अकाउंट सेटल कर रहे हैं, इसका मतलब है आप उसे डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। कितने का डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, 25 रुपीज का। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितना 25, और टू हरि कृष्णा कितना है 1000। ध्यान रहेगा बेटा, ये मैं पहले भी हालांकि डिस्कस कर चुका हूं। एक प्रकार से मैं चाहता हूं कि एक बार और डिस्कशन हो जाए, आपका कंसेप्ट और क्लियर और स्ट्रांग हो जाए, ठीक है, इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। फिर भी दिक्कत जाती है ना, थोड़ा सा पीछे ले जाया करो, फिर से देख लिया करो, मगर ऐसे आगे नहीं बढ़ा करो, ठीक है। हाँ, अब आइए, लिखा है रिसीव्ड डिविडेंड ऑफ 60 पैसे इन अ रुपी फ्रॉम ऑफिशियल रिसीवर ऑफ राजन हु ओड अस 1000। ये ऑफिशियल रिसीवर वाला क्या कहानी है, ये इंसॉल्वेंसी वाली कहानी है। जब कोई व्यक्ति अपने डेट पे करने में कैपेबल नहीं रह जाता है तो इंसॉल्वेंट हो जाता है, और कोर्ट उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको नीलाम कर देती है, एक व्यक्ति को अपॉइंट करती है, जैसे हम ऑफिशियल रिसीवर कहते हैं, और वो व्यक्ति उसकी प्रॉपर्टी को नीलाम करके और उसके क्रेडिटर्स को पैसे चुकाता है। तो वहां ऑब्वियस सी बात है उसके पास उतने एसेट्स हैं नहीं कि वो सबको पूरे पैसे दे सके, तो इसीलिए वहां पे एक रेशियो में, एक प्रपोर्शन में पैसे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे 60% दिया जा रहा है, 60 पैसे इन रुपी मतलब 60%। तो 1000 का 60% बेटा हो जाता है 600 रुपए। तो 600 रुपए मिला और बाकी 400 रुपए हमको नहीं मिला, तो हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, 600 मिला और जो नहीं मिला उसे क्या कहते हैं बेटा, बैड डेट अकाउंट डेबिट, कितना 400। टू क्या नाम है बोलो, राजन। तो ये राजन का अकाउंट कर दिया हमने क्लोज, ठीक है। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसको लेकर भी हम ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं, आपको याद होगा, याद है नहीं है, मैं याद दिला देता हूं आपको, हालांकि एक सेकेंड। देखिए, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसमें क्या है, आपको हमने दो टर्म्स देखे थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसे कहते हैं, जब ओनर ने बिजनेस से पैसे लिए हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। और बिजनेस ओनर से क्या लेता है, इंटरेस्ट लेता है, बिजनेस ओनर से इंटरेस्ट लेता है, उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अब आपको किसके व्यू से देखना है, किसके नजरिए से देखना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि बिजनेस को पैसे लेने हैं, है ना, बिजनेस की कमाई हो रही है, किस किस फॉर्म में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फॉर्म में।
तो ये कमाई हमको लेनी है, किससे लेनी है? ओनर से लेनी है। तो ओनर की जगह बेटा हम क्या लिखते हैं? कैपिटल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कैपिटल। ये पैसे आ नहीं रहे हैं, ओनर आके आके आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे नहीं रहा है कि ये लो, दे नहीं रहा है, हमको उससे लेना है। क्या कह रहा हूं? हमको उससे लेना है। और बड़ा सिंपल सा हमारा कंसेप्ट बोलता है कि आपको जिससे भी पैसे लेने हैं ना, आप उसका अकाउंट डेबिट कर दो। जैसे राम को हम गुड्स बेचते हैं तो हम क्या लिखते हैं? राम अकाउंट डेबिटेड टू सेल। क्यों? क्योंकि राम से पैसे लेने हैं। श्याम से लेने हैं तो श्याम अकाउंट डेबिट। जिससे भी लेने हैं उसका अकाउंट डेबिट कर दो। अभी पैसे किससे लेने हैं? ओनर से लेने हैं। ओनर से लेने हैं। कितने लेने हैं? 1500 लेने हैं। तो ओनर से लेने के लिए ओनर का अकाउंट डेबिट कर देते हैं। तो ओनर का नाम कभी भी आप बिजनेस के अंदर नहीं लिखोगे, ये रूल है। हमने अभी तक किसी भी क्वेश्चन के अंदर बिजनेस ओनर का नाम कभी भी नहीं लिखा होगा। हम उसकी जगह क्या लिखते हैं? या तो कैपिटल लिखते हैं या तो ड्राइंग्स लिखते हैं। जब वो लेके आता है तो कैपिटल लिखते हैं, जब वो लेके जाता है तो ड्राइंग्स लिखते हैं। अब यहाँ पे वो ना तो लेके आ रहा है ना तो लेके जा रहा है, बल्कि जो वो लेके गया है उस पे हमें उससे इंटरेस्ट लेना है। तो हम उसका नाम लिखने की बजाय क्या लिखेंगे? कैपिटल लिखेंगे। तो कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है, फायदा हो रहा है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 1500 इनकम हो गई, लेना है ओनर से। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे लिखते हैं। तो हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू IOD कितना है? 1500। याद रहे यदि IOC होता तो क्या करते बेटा? IOC हमारे लिए एक्सपेंस हो जाता, IOC टू कैपिटल लिखते। ठीक है। सोल्ड गुड्स टू अनिल कॉस्टिंग 40,000 फॉर कैश एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। ध्यान देना, हमने अनिल को गुड्स बेचे हैं, कैश में बेचे हैं, तो इसलिए अनिल का नाम तो आप भूल ही जाओ अब। ठीक है ना। 40,000 के कॉस्ट के गुड्स थे, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं 40,000। इस पे हमने 25% प्रॉफिट जोड़ दिया, तो 40,000 का 25% आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 10,000 होगा। कैसे होगा? 25% मतलब 1/4 होता है, मतलब आधे का आधा। तो 40 का आधा 20, 20 का आधा 10। तो ये बेटा 10,000 आई हैव, सॉरी प्रॉफिट है, तो ये ऐड कर दिया। तो कितना हो गया? 50,000 प्रॉफिट। हमने उसको बताया भाई 50,000 के गुड्स हैं। वो बोला भैया डिस्काउंट। हमने कहा चलो भैया ले लो 20% डिस्काउंट। अब इसका 20% फाइन करो, किसका? 50,000, क्योंकि यही अब हमारा क्या हो गया है? MRP हो गया है। तो 50,000 का 20% होता है बेटा 10,000। आप कैलकुलेट कर लो ज्यादा है तो, मगर सिंपल मैं बता देता हूं। 50,000 का 10% होता है 5,000, तो 20% होगा 10,000। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, वर्किंग दिखाना जरूरी है। तो 40,000 ये हो गया, इतने में हम बेच रहे हैं, यही हमारा सेल है। बताया ना मैंने, भूलना नहीं। ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो अमाउंट आता है दैट इज अवर परचेज और सेल। हाँ, अब क्या करना है? तो इसकी एंट्री कर देना है। अनिल का नाम नहीं आएगा, कैश आएगा बेटा। तो हम यहाँ लिख देते हैं कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल। अमाउंट इज हाउ मच? 40,000। ठीक है। पेड कार्टेज ऑफ 100 फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स, है ना। ऑटो वाले को या किसी लेबरर को आपकी शॉप पे सामान लेके आता है बेचारा, तो उसे हम क्या कहते हैं? कार्टेज, जो वो चार्ज करता है हमसे। ठीक है। तो उसकी एंट्री क्या होगी? बड़ी सिंपल सी है, उसमें क्या है? कार्टेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश। कितना अमाउंट है बेटा? 100। ठीक है, तो ये 100 हमने लिख दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पेड इनकम टैक्स। हाँ बेटा, ये एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें बच्चे गलती करते हैं। बच्चे एक तो प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करते हैं, सारे क्वेश्चंस नहीं करते हैं। 5-6 क्वेश्चंस किए, टीचर ने भी पूरे क्वेश्चंस नहीं कराए और बच्चे ने भी पूरे क्वेश्चंस ट्राई किए नहीं। तो इस तरह के जो ट्रांजैक्शन है, जैसे पेड इनकम टैक्स, ये एग्जाम में आता है और मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस की नहीं है। अच्छा, मान लो अगर उन्होंने क्वेश्चन किया भी है
तो क्लैरिफाई भी नहीं किया, क्योंकि वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि इनकम टैक्स एक्सपेंस है, डेबिट कर दो, टू कैश लिख दो, बात खत्म। मगर ये गलत है। इनकम टैक्स जो है वो एक बिजनेस का एक्सपेंस है ही नहीं। मैं बात कर रहा हूं सोल प्रोपराइटर बिजनेस की। सोल प्रोपराइटर मतलब बेटा ये छोटे मोटे जितने भी बिजनेसेस आप देखते हैं, छोटी मोटी दुकानें देखते हैं या बड़ी बड़ी दुकानें भी देखते हैं, कंपनी ना हो, यदि कंपनी नहीं है, पार्टनरशिप फर्म नहीं है, तो ये जो आमतौर पे आप बिजनेसेस देखते हैं ना जिसमें अकेला एक व्यक्ति बिजनेस का मालिक होता है, उसे हम कहते हैं सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस। हम क्लास 11th में सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेसेस की अकाउंटिंग सीख रहे हैं। हम कंपनीज की अकाउंटिंग, पार्टनरशिप फर्म्स की अकाउंटिंग नहीं सीख रहे हैं, ये हम क्लास 12th में सीखेंगे। ठीक है, तो ये जो इनकम टैक्स होता है ना, ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होता है, ये एक्सपेंस होता है ओनर का। क्योंकि जो कमाई हुई है ना, बिजनेस ने जो पैसे कमाए वो किसको दे दिए? ओनर को दे दिए। अब ओनर उस कमाई पे सरकार को इनकम टैक्स देता है। तो ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, ये गलतफहमी में आप नहीं रहेंगे। तो ये जो इनकम टैक्स दिया गया है, दिया बिजनेस के पैसों में से निकाल के दिया गया है ना। ये यहाँ पे लिखने का मतलब यही है कि ये कहां से दिया गया है? बिजनेस में जो पैसे रखे हुए हैं उसमें से निकाल के हमने इनकम टैक्स दे दिया। तो ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, इसीलिए ये ओनर का एक्सपेंस है। ओनर लेके जा रहा है हमारे पास से पैसे, तो हम उसको क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। ओनर लेके जा रहा है, फिर कह रहा हूं मैं, ओनर किस चीज के लिए लेके जा रहा है हमको कोई लेना देना नहीं है, मगर ओनर लेके जा रहा है। ये इनकम टैक्स हमारा एक्सपेंस है ही नहीं, ओनर का है। और ओनर ने बिजनेस में से पैसे निकाल लिए, किस लिए? इनकम टैक्स देने के लिए। हमको मतलब नहीं है, तुमने इनकम टैक्स के लिए दिया ना, हमको मतलब नहीं। तुमने हमारे बिजनेस में से पैसे लिए हैं, वी विल रिकॉर्ड इट एज ड्रॉइंग बिकॉज इट इज अ पर्सनल एक्सपेंस। तो कितना अमाउंट है बेटा? इट इज 15,000। आई बात समझ में? ठीक है ना। तो ये एक ट्रांजैक्शन है जिसमें गलती होती है, स्टार लगा दो। इस तरह के एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं जो मैं पहले भी बता चुका हूं, उनमें भी आपको स्टार लगाना चाहिए। इनकम टैक्स की एंट्री में आपको स्टार लगाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन जिसमें कि ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट दोनों हैं, उनमें लगाना चाहिए। चैरिटी हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज हो गया, ये इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन हैं। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, इनको कोशिश करो 2-2, 3-3, 4-4 बार लिखो, है ना। अभी लिखो, एक हफ्ते बाद फिर से ट्राई करो। बैड डेट रिकवरी वाले क्वेश्चन हो गए, इंसॉल्वेंसी वाले क्वेश्चन हो गए जिसमें पार्शियल रिकवरी हो रही है, पार्शियल बैड डेट हो रहा है ना। तो ये ट्रांजेक्शन हैं जिसमें सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं बच्चों के द्वारा। मैं बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि आप एटलीस्ट वो गलतियां ना करें। ठीक है, इसीलिए एक बार करके नहीं छोड़ो। एक बार करके छोड़ोगे ना तो वो आप भूल जाओगे। तो 4-4, 5-5 बार कम से कम इस तरह के ट्रांजेक्शन्स को आप करो। आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, प्रीपेड रेंट हो गया, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और कई वो वाले क्वेश्चन हैं जिसमें कि कैश डिस्काउंट तो है मगर आधे गुड्स का पैसा मिल रहा है और आधे गुड्स का नहीं मिल रहा है, तो जो आधे गुड्स का मिल रहा है उस पर कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। इस तरह के ट्रांजेक्शन में भी बच्चे गलती करते हैं, तो आपने नहीं करनी है बेटा। थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, अपने आप को कष्ट दो, है ना, ये कष्ट आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है ना। देखो यहाँ पे ऊपर कोट में क्या लिखा हुआ है, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। तो सक्सेस चाहिए तो ये छोटे छोटे एफर्ट्स लगातार रोज करते रहिए, सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। चलो बाय बाय।